नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस होता क्या है, वो कितने टाइप्स का है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, साथ ही साथ उसके सिम्टम्स क्या हैं। और आज हम उसके यौगिक मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि जो अर्थराइटिक्स हैं या जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको हम क्या यौगिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि अर्थराइटिस होता क्या है। जो अर्थराइटिस है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स के मेल से बना है। सबसे पहले है अर्थ, जिसका मतलब होता है जॉइंट, और दूसरा वर्ड है वो है आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जो भी हमारी जॉइंट की इन्फ्लामेशन है उसी को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। और जो जितनी भी हमारी जो इन्फ्लामेशन है, जब जो ये साइनोवियल जॉइंट के अंदर होती हैं तो उसी को हम बोलते हैं अर्थराइटिस की कंडीशन हमें हो गई है। जब साइनोवियल जॉइंट के अंदर एसिडिक वेस्ट और टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो उनके अंदर एक पेन और स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है। तो साइनोवियल जॉइंट होता क्या है। बेसिकली जो साइनोवियल जॉइंट है वो जब जो हमारी दो बोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं तो उनके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में, कि दो बोन के बीच में जो एक ब्लू कलर का हम सब्सटेंस देख रहे हैं, वैसे बेसिकली इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन पिक्चर में हम समझाने के लिए इसमें ब्लू कलर का हमने यहाँ पर शो किया है। तो जो ये ब्लू कलर का हम सब्सटेंस देख रहे हैं ये साइनोवियल फ्लूइड है, और यही जो है वो क्या करता है, जो हमारी दो बोन्स के ऊपर कार्टिलेज लगा होता है इनको एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है उसी के बाद ही वो एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, और इसी के कारण जो हमारी मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाती है। और जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके सराउंडिंग्स में एक पतली सी रेड कलर की हम मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जो साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट की मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस की। जो बेसिकली आज हम बात करेंगे वो करेंगे गाउट की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की और ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो गाउट की जो प्रॉब्लम है वो कब आती है, ये डाइटरी सेल्फ पॉइजनिंग के कारण होती है। जब हम कोई कुछ पॉइजनस हम खा लेते हैं या हम एक्सेस में प्रोटीन का इंटेक कर लेते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी प्रोटीन को यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज करती है। उसके बाद क्या होता है, उसको हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन जब हम एक्सेस में प्रोटीन का इंटेक कर लेते हैं तो उसके कुछ जो यूरिक एसिड्स है वो जॉइंट के अंदर जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एक क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो हमारे जॉइंट में, जो कि फिंगर जॉइंट है हमारा, उनके अंदर जाकर जमा होना शुरू हो गए हैं। जब ये उनके अंदर जमा हो जाते हैं तो हमारा जो जॉइंट है वो मूव कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली जो लोकेशन होती है गाउटी अर्थराइटिस में वो हमारी टो, एंकल्स, नी और एल्बोस, इनके अंदर जो हमारा गाउटी अर्थराइटिस है वो पाया जाता है। अब इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी जो डायग्नोस मेथड है वो सबसे पहले हम करेंगे रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें क्या होगा कि हम देख पाएंगे एक्सरे के अंदर कि जो हमारी बोन है उनका इरोजन यानी कि उनका एक कटाव होना शुरू हो गया है। सेकेंडली हम क्या पाएंगे, जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है उनके अंदर हम एक सैंपल लेंगे
साइनोवियल फ्लूइड का और उसका एनालिसिस करेंगे। तो उसमें हम उसकी WBC काउंट को, उसके कलर को और उसकी विस्कोसिटी को मेज़र करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे उसका। तो जो वैसे जो नॉर्मल कलर है हमने बात की थी, वो उसका ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन की स्टेज आएगी तो उसमें क्या होगा, उसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा और वो येलो से पस मिक्स्ड येलो हो जाएगा और लास्ट में वो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। साथ ही साथ जो उसकी विस्कोसिटी है वो उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, जैसे कि कभी हाई कभी लो, कभी वो मिक्स्ड विस्कोसिटी का जो उसका टेक्सचर है वो मिक्स्ड रहता है। और लास्ट में जब क्रिस्टल्स उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं तो जो उसका कलर है वो रेड हो जाता है और उसकी विस्कोसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो बेसिकली यंग और मिडल एज में होता है। इसका जो कोज़ है वो अननोन ही रहता है, तो इसी कारण इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फ़ॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो हमारी इम्यून सेल्स जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी साइटोकाइंस है वो एक्शन नहीं ले पाती। जब वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगी तो वो एक दूसरे को ही अटैक करना शुरू कर देती हैं। जब एक दूसरे को अटैक करना शुरू करेंगी, जो हमारी जॉइंट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी। उसके अंदर इन्फ्लामेशन आने के बाद क्या होगा, जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएगा और साथ ही साथ हम बोन इरोजन की समस्या आ जाएगी। वैसे बेसिकली इसकी लोकेशंस क्या रहती है, ये हमारे हाथ, रिस्ट, एंकल्स, नीज़ और हिप्स में पाई जाती हैं। तो रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग में हमने बात की जैसे कि बोन इरोजन की हम समस्या को यहाँ पर देखेंगे और जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो हो जाएगा और जॉइंट स्पेस के नैरो होने के कारण क्या होगा, बोन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे कि हम सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल हाथ है फर्स्ट फिगर में वो कैसा है, और सेकंड फिगर में अगर बोन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां जो हमारे फैलेंजेस है वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम क्या पाएंगे कि जो हमारी एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी में आ जाएगी। एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज काउंट है हमारे ब्लड के अंदर, उनकी जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हमारे शरीर में आरबीसीज की काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, जो शरीर की जो ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके तक हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं पहुंचाया जा सकेगा। तो अगर उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम नहीं पहुंचा पाएगा जो हमारा ब्लड है, तो क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग जो है वो वीक पड़ जाएगी। तो एक लौता ऐसा अर्थराइटिस है रूमेटॉइड जिसके अंदर हमारी जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स है, लीवर है, वो सब अफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ हमारी आइज़ जो हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। और सेकंड हम क्या पाएंगे कि लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और C क्रिएटिव प्रोटीन जो है वो एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट का मतलब क्या है कि जो ESR और CRP है उनकी जो रेट है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। ये कब बढ़ती है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो उसके रिस्पॉन्स के कारण जो हमारा ब्लड है उसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, इनकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो इन्हेंस हो जाएगी। तो जो ये सेड रेट है, जो हमारी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, उसको हम कैसे करते हैं मेज़र। सबसे पहले ब्लड का सैंपल हम एक ट्यूब के अंदर डालते हैं और जो हमारा आरबीसी है उसका हम
जो ब्लड सेल का फोल रेट है, जो आरबीसी है, उनका फोल रेट जो है हम मेज़र करते हैं कि 1 घंटे के अंतराल में जो आरबीसीज़ है वो कितनी तेज़ी से सिंक होती हैं। अगर वो सिंक रेट है जो फास्टर है, अगर वो फास्ट जो उस ट्यूब के अंदर सिंक हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। अगर जो सिंक रेट है वो फास्ट नहीं है, वो स्लो है, तो हम किसी भी इन्फ्लामेशन को हम नहीं पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर जो इन्फ्लामेशन अगर हम होगा अपनी बॉडी के अंदर, जो सेड रेट है उसको मेज़र करने के बाद हम पाएंगे कि जो आरबीसीज़ है वो बहुत ही जल्दी सिंक कर गई हैं। उसके जो ट्यूब हमने ली है उसको टेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर क्या है, ये बेसिकली मिडल एज और ओल्ड एज में अधिक पाया जाता है, और या जो ओवरवेट है उनके अंदर। जब कोई व्यक्ति टॉक्सिक डाइट ले रहा है या फिर हैवी डाइट ले रहा है और एक्सरसाइजेज को अवॉइड कर रहा है, तो उसको ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ के साथ अगर कोई कैल्शियम का इंटेक है वो ज़्यादा ले रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, तो भी ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम एक्सेस में कैल्शियम को लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बोन है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसकी डायग्नोस करने के लिए हम रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग में पाएंगे जॉइंट स्पेस और ओस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम आ जाना। ओस्टियोफाइट्स में क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, और इसकी जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है उसमें हम कोई फाइंडिंग्स नहीं पाएंगे, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होगा। और जो हमारा रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके अंदर हम क्या पाएंगे कि इसकी जो 4 स्टेजेस हैं हम यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे पहले है डाउटफुल स्टेज। इसके अंदर 10% जो कार्टिलेज है वो लॉस हो जाएगा, और जो माइल्ड जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज है उसमें क्या होगा कि कार्टिलेज है उसका ब्रेकिंग डाउन होना जारी रहता है, साथ के साथ जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो होना शुरू हो जाता है, और ओस्टियोफाइट्स जो है वो होना शुरू हो जाता है। और जो मॉडरेट स्टेज आती है उसके अंदर क्या है, जॉइंट स्पेस है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जो कार्टिलेज है उसका लॉस होना वो भी जारी रहता है, माइल्ड से ज़्यादा। और सीवियर में क्या होगा कि 60% जो कार्टिलेज है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा उसका, और साथ ही साथ जो जॉइंट स्पेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ जो हमारी बोन है वो मीट कर पाती हैं। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं ये ओस्टियोआर्थराइटिस की हम देख रहे हैं। और जो लार्ज ओस्टियोफाइट्स है यानी कि जो डीजनरेशन है कार्टिलेज का, वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। अगर हम इनके कलेक्टिवली सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, पेन, स्टिफनेस और जो स्वेलिंग है जॉइंट के ऊपर वो आ जाती है, और रेडनेस है स्किन की, जो हमारे जॉइंट के अराउंड जो भी स्किन है उस वो रेड हो जाएगी। और जो हमारी अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा साइट है, जो हमारी इन्फ्लामेशन की, वहाँ पर स्टिफनेस आ गई है, साथ के साथ बोन इरोजन की प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले ही। और साथ ही साथ फैटिगनेस हम महसूस करते हैं अगर हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। कोजेज़ क्या है अर्थराइटिस की, वैसे हम बात कर चुके हैं कि एक्सेस में अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं या मिल्क प्रोडक्ट अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं, एक्सरसाइज अगर फिज़िकली हम इनएक्टिव हैं, और एक मेंटल डिसऑर्डर भी इसका एक कोज हो सकता है। अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो हमारा जो एंडोक्राइनल सिक्रेशन है वो अफेक्ट होता है। अगर एंडोक्राइनल सिक्रेशन अफेक्ट होगा तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, और फिज़िकल रिजिडिटी हमारी जॉइंट्स के अंदर हम देखने को मिल सकती है, और जो कि लास्ट में जाके अर्थराइटिस की कंडीशन में चेंज हो जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। बेसिकली अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो एसिटामाइनोफाइन और नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे कि जिनको हम एनएसएड्स शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है। इसमें हम एस्प्रिन, एलीव, एडविल और मोट्रिन, ये सब जो पेन किलर्स है इनका हम यूज़ करते हैं, जो कि रिसर्चेज में पाया है। 2012 रिसर्च इन द ओपन रूमेटोलॉजी जर्नल के अंदर इसके अंदर रिसर्च में पाया गया है कि जो सेफ़ है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो माइनोफेन जो है वो बेस्ट मानी गई है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। बट साथ ही साथ ये भी एक इसका डिसएडवांटेज पाया है कि अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक अगर हम इसके यूज़ कर रहे हैं या इसको हाई डोज इसका अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इनको लेने के लिए एक सावधानी बताई गई है कि इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या इसके हाई डोज ले रहे हैं तो हमें स्टमक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, साथ ही साथ किडनी डैमेज हमारी हो सकती है। तो अगर हम पेन किलर्स जो हमने बताई हैं अगर वो ले रहे हैं तो उनका एक डिसएडवांटेज साथ में चलता है, तो जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें नहीं दे पाती। ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये एक थोड़े टाइम के लिए रिलीव हमारे जॉइंट को प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये काफ़ी हार्मफुल सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट हम जो एक ट्रीटमेंट अर्थराइटिस के पेन के लिए दिया जाता है वो है टेंस। टेंस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड बैचेस हमारी जो लोकेशन है या जो साइट है अर्थराइटिस की वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पेन है वो रिलीज़ हो जाता है। ये काम कैसे करती है, जैसे कि हमारी अगर ल्यूम्बर में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हमारी लो बैक पेन हो रहा है तो ये जितने भी, जैसे कि हमें पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी से हमारी बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से जो मैसेज को हमारे कन्वे करती है ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन। तो अगर हमें लो बैक पेन हो रहा है तो लोअर बैक पेन है तो क्या होगा, एक सिग्नल हमारी जो हमारी स्पाइनल नर्व है उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल जाएगा कि हमें पेन हो रहा है। अगर हम टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम टेंस उस जो हमारा इन्फ्लामेशन साइट है उसके ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा, जो हमारा गेटवे है यानी कि जो नर्व हमारे सिग्नल्स को पास ऑन करता है ब्रेन तक, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा स्टिमुलस है जो हमारे ब्रेन के अंदर, वो सिर्फ ये स्टिमुलस रहेगा कि जो टेंस का पल्स है वो ही हम फील कर पाएंगे और जो भी हमारी पेन की सेंसेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो एक ये ट्रीटमेंट भी दिया जाता है कि पेन की सेंसेशन को अगर हम ज़ीरो करना चाहते हैं तो हम टेंस के जो पैचेस हैं वो हमारी लोकेशन इन्फ्लामेशन साइट के ऊपर लगा दिए जाते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में हमने देखा है कि अगर नी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारी इन्फ्लामेशन साइट के ऊपर लगा दिए जाते हैं और इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्रेन तक ये मैसेज ब्लॉक हो जाएगा जाने से पहले ही कि हमें कोई पेन हो रहा है। लेकिन इसका भी जो हम यूज़ है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते, इसका भी यूज़ जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही कर सकते हैं। तो ये भी एक टेम्पोरेरी हमारा इलाज हम मान सकते हैं कि पेन से कैसे रिलीव आउट पाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर सीवियर कंडीशन है हमारे अर्थराइटिस की तो जॉइंट का रिप्लेसमेंट,
सर्जरी के थ्रू हम जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हम जो कार्टिलेज है उसके जो रिप्लेसमेंट है वो एक मेटल के जॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो मूवमेंट है वो वैसी की वैसी हो जाती है जैसे कि पहले हुई थी। तो अगर हमारा जो जॉइंट है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है तो उसके बाद ही हम सर्जरी की सहायता ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक ट्रीटमेंट की। तो यौगिक ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले रखते हैं प्रेयर्स को। तो प्रेयर्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखने में। तो जो हमारी प्रेयर्स हैं वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए हेल्पफुल है, और जो हमारा एंडोक्राइनल सिक्रेशन है तो उसको वो अच्छा करने में हेल्पफुल होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं षट क्रियाओं की। तो अकॉर्डिंग टू बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिसमें कि कर्मानंद स्वामी है, जो उन्होंने अपनी बुक योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिसऑर्डर्स में बताया है कि जितने भी अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव आउट होने का होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव आउट होने के लिए क्यों बोला है, ताकि जितने भी मेटाबॉलिक एसिड्स हैं उनका एक्सक्रीशन हो सके। क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमारा जो अर्थराइटिस है वो मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन होने के कारण साइनोवियल फ्लूइड में ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले कर्मानंदा जो स्वामी हैं उन्होंने बताया है कि पूर्ण शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन और कुंजल क्रियाओं का अभ्यास किया जाए। तो इनके करने से क्या होगा, हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एसिड्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो सेकेंडली अगर हम बात करें तो उन्होंने ही बताया है कि पवन मुक्त सीरीज़ का अभ्यास बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। जो हमारी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें पवन मुक्त सीरीज को करने से पहले उन्होंने बताया है कि जो हमारी लिम्स है उनको वार्म सोल्टी वाटर के अंदर सोक कर लिया जाए। इससे क्या होगा, जो हमारा वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और उस सर्कुलेशन के बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं वो लूज़न अप हो जाएंगी और उनकी जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाएगी, वो इन्हेंस हो जाएगी। और जो पवन मुक्त सीरीज़ है वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है अर्थराइटिस जो है वो जॉइंट का इन्फ्लामेशन है, और पवन मुक्त सीरीज़ में क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट की जाती है। जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो फेलेंजिस के यानी कि फिंगर जॉइंट्स है, एंकल जॉइंट्स है, नी, हिप, एल्बो, शोल्डर्स, नेक जॉइंट या फिर हमारी जो लंबर रीजन, तो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उन सब की मूवमेंट यहाँ पर होती है। और अगर जॉइंट की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, वो उसकी जो मोबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगा, और उतना इजीली वो जॉइंट है वो मूव कर पाएगा अगर उसके अंदर स्टिफनेस आई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ कुछ आसनों की। अगर आसनों से पहले सूर्य नमस्कार, अगर जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो हेरिडिटरी के कारण छोटे बच्चों में भी हो सकता है, अगर वो कर पाने में सक्षम है तो उनसे हम सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और सर्कुलेशन के बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो डिफरेंट सिस्टम है उनकी एक मसाज हो जाएगी, और जो हमारी टॉक्सिन्स है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको संतुलित किया जा सकेगा। और कुछ आसनों का अभ्यास हम यहाँ पर करवा सकते हैं, चाहे वो एडल्ट एज है या फिर कोई बुज़ुर्ग है, उनको भी अगर कर पाने में अगर वो सक्षम हैं तो उनको वीरभद्र, गोमुख, सेतुबंध सर्वांग, बाल आसन और वृक्षासन का अभ्यास करवा सकते हैं। तो इन सब आसनों में एक बात कॉमन है कि ये हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई हमारे नी जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि
हमारा सेतुबंध सर्वांगासन है वो हमारे नी जॉइंट को अफेक्ट करता है। वीरभद्रासन है वो हमारे हिप को जॉइंट है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही गोमुखासन है वो हमारी आर्म से यानी कि जो एल्बो है, हिप है और नी है वो सबको अफेक्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार इनके रेगुलर अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो जो हमारा पेन है आर्थराइटिस में जॉइंट का, उससे हम रिलीव आउट पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्राणायामों की, जिसमें हम नाड़ी शोधन और भस्त्रिका को अहम मानते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करेगा और जो हमारे टॉक्सिन्स है, जो हमारी बॉडी की एल्यूमिनेटिव पावर है, पोटेंशियल है, उसको इन्हेंस करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी अगर वेस्ट मटेरियल अगर हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे तो हमारी जो सर्कुलेशन जो हमारा फंक्शनिंग है डिफरेंट सिस्टम की, वो इन्हांस हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास करवाएंगे। इससे क्या होगा, ये हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिलीज़ करता है और एंडोक्राइनल सिक्रीशन है उसको बैलेंस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये जो प्राणायाम है किसी भी आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी हमने यौगिक ट्रीटमेंट ली है उसमें एम्स की एक स्टडी है, दिल्ली एम्स की एक स्टडी में पाया गया है कि जो 72 जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट थे, उनको यही यौगिक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके जो 8 वीक के लिए ये ट्रीटमेंट उनको दिया गया था, उसमें क्या पाया गया कि जो सीवियरिटी थी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसमें एक सिग्निफिकेंट जो डिक्रीमेंट है, जो रिडक्शन है, वो देखने को मिला। साथ ही साथ उसमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जो हमारी एंटीजेंस के अगेंस्ट जो काम करते हैं, उनमें एक रिडक्शन देखने को जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, उनमें एक रिडक्शन देखने को मिला। और साथ ही साथ इसी स्टडी में एक जो डिप्रेशन है उसको भी एक सिग्निफिकेंट लेवल पे डिक्रीमेंट इसमें देखा गया है। तो हम तथ्यों के आधार पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो यौगिक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लाभप्रद है आर्थराइटिस पेशेंट के लिए। और डॉक्टर भी प्रेफरेंस करते हैं, अगर हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी अगर हम योगा को यूज़ कर रहे हैं अपने जो आर्थराइटिस है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और क्योंकि जैसे हमने बात की थी, अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट साथ के साथ चलता है, लेकिन अगर हम कोई यौगिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर हम कर पाने में सक्षम हैं तो। अदर हम क्या क्यूरेटिव आस्पेक्ट्स जो है या प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स जो अपना सकते हैं, वो है डाइट। सबसे पहला डाइट में हमने बात की थी, अगर हम एक्सेस में प्रोटीन और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका जो इंटेक है वो कम कर दें। उनका इंटेक कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो सुधर पाएगी और यूरिक एसिड्स है उसकी जो क्रिस्टल्स है वो भी नहीं बन पाएंगे और जो बोन का बढ़ना है उसकी समस्या भी नहीं आएगी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हीट और मसाज, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अगर सोक कर लेते हैं हमारे लिम्स को वार्म वाटर में, तो ऐसे ही अगर हम स्टीम बाथ भी ले रहे हैं तो उसका भी सेम काम रहेगा कि वो हमारी एलिमिनेटिव पावर है जो बॉडी की उसको इन्हेंस कर देता है। क्योंकि उससे स्टीम लेने से क्या होगा, हमारी जो मसल्स और आर्टरीज़ है वो लूजन अप हो जाएंगी, जो हमारे सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो वहाँ पर बढ़ जाएगा और इससे एलिमिनेटिव जो पोटेंशियल है हमारी बॉडी की वो इन्हांस हो जाएगी। तो इस प्रकार हम प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स को भी साथ के साथ यूज़ में ले सकते हैं, ताकि जो जॉइंट का पेन है, जो जॉइंट पेन है, उससे हम निजात पा सकें। तो यहाँ पर हमने कुछ रेफरेंसेस की बात की है, जिसके आधार पर आज की हमारी जो पीपीटी थी वो तैयार की गई थी। थैंक यू।